हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। सीए इंटर के जो अभी अभी आपके जनवरी 2025 में एग्जाम हुए, उसका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर हुआ, उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड का मतलब है 100% सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी और थ्योरी क्वेश्चंस का भी। तो ये जो वीडियो है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है या फिर आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो जानना चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इस पेपर में किस तरीके की थी। तो आप अपने आंसर हमारे आंसर से मैच करके एक आइडिया ले सकते हो कितना पोर्शन आपका ठीक था। और जिन बच्चों को आगे एग्जाम देने हैं उनको ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करके जाना ही जाना होता है, तो आपके लिए तो ऑफ कोर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनता ही है। जैसा कि पेपर का पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज देखने को नहीं मिला। जैसा कि हमें पता है 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, मतलब सिंगल सिंगल क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। उसके बाद केस सिनेरियो 1, केस सिनेरियो 2 और उसके बाद बाकी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आपको चॉइस में मिल जाता है जो कि थ्योरी देखने को मिल जाता है। तो पेपर के पैटर्न में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं था। पेपर में अगर लेवल की बात करें तो पेपर जो था वो मॉडरेट ही था, बहुत इजी नहीं था तो बहुत टफ भी नहीं था। वैसे पेपर को अगर इजी बोला जाए तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पेपर इजी था, बट पेपर जो था वो लेंदी था। मैंने इस पेपर को बैठ के सॉल्व किया है तो मुझे भी अप्रॉक्स अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 2.25 घंटे के आसपास का टाइम यहां पे लग गया। तो कहीं ना कहीं पेपर जो है वो नो डाउट लेंदी था, बट मैनेजेबल पेपर था। इस पेपर में आप इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि आजकल हमारे एग्जाम में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। अब ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन की नंबरिंग्स है वो इंस्टीट्यूट चेंज करता है, मतलब अलग अलग होती है। किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 ये देखने को मिलेगा, तो किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो केस सिनेरियो वाला भी देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन केस सिनेरियो 2 जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उसकी नंबरिंग मेरे पेपर में और आपके पेपर में अलग अलग हो सकती है। केवल नंबरिंग, क्वेश्चन सेम है बट नंबरिंग जो है वो डिफरेंट देखने को मिल सकती है। तो आप चेक कर लेना कि आपके पास जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्या है और मैं यहां पे क्या करा रहा हूं। मुझे जहां से भी ये पेपर अवेलेबल हुआ मैं उसके अकॉर्डिंगली ये करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पे हो नए तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सजेस्टेड आंसर की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको सारे के सारे जो 6 पेपर के सजेस्टेड आंसर्स हैं जनवरी 2025 के वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और नॉर्मली हर बार हम ये सजेस्टेड आंसर सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से। The data pertaining to the worker C in a factory depicts that he is paid at a rate of ₹100 per hour. 100 रुपए पर आवर का रेट है एंड ए वीक कंप्राइजेस 48 आवर्स फॉर ए 6 डेज वर्क। तो 6 दिन की बात चल रही है, 48 आवर्स की बात चल रही है, इसका मतलब डेली बेसिस पे 8 घंटे की वर्किंग हो गई। लेकिन द अलाउड अब्सेंस टाइम इज 15 मिनट्स पर डे फॉर मेंटेनेंस एटसेट्रा। मेंटेनेंस के लिए 15 मिनट का टाइम पर डे बेसिस पे आपको अलाउड है। आप अब्सेंट रह सकते हो 15 मिनट, क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा होगा उस टाइम के अंदर। द जॉब कार्ड ऑफ सी इंडिकेट, ये जो वर्कर सी है इनका जो जॉब कार्ड है वो हमें क्या शो करता है। जॉब कार्ड ऑफ सी इंडिकेट्स हिज चार्जेबल टाइम इज स्कैटर्ड फॉर 2 डिफरेंट जॉब। इन्होंने 2 जॉब पे काम किया। जॉब 1 पे 21 आवर्स शो हो रहे हैं और जॉब 2 पे 24 आवर्स शो हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एनी अनअकाउंटेड टाइम, जो टाइम अकाउंटिंग में नहीं आया, जैसे जॉब 1 में 21 आवर्स, जॉब 2 में 24 आवर्स, तो 24 प्लस 21 45 आवर्स, जबकि आप तो 48 आवर्स की बात कर रहे थे। इसका मतलब अनअकाउंटेड टाइम कितना हो गया, 3 घंटे का। इज एट्रीब्यूटेबल फॉर पावर फेलियर, और जो टाइम बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ
बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ से मेरा मतलब क्या है, 3 घंटे अनअकाउंटेड था, जिसमें 15 मिनट पर डे के बेसिस पे अगर मैं जाता हूं तो 6 दिन का 90 मिनट्स का जो टाइम है, 1.5 घंटे का जो टाइम है वो मेंटेनेंस में चला गया। तो ये वाला जो पावर फेलियर है ये केवल और केवल 1.5 घंटे की बात कर रहा है आपके साथ। तो इसका मतलब 45 आवर्स तो जॉब 1 जॉब 2 पे, 1.5 घंटे का मेंटेनेंस है और 1.5 घंटा कहीं दिखाई नहीं दिया वो पावर फेलियर है। क्वेश्चन की सिंपल सी डिमांड ये थी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम। सर इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। 2 नंबर में आपको पता चल गया कि 15 मिनट पर डे नॉर्मल है, तो 6 दिन में 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा है 100 रुपए पर आवर है 150 रुपए। सिमिलरली 1.5 घंटे का पावर फेलियर है, इसके भी 100 रुपए के हिसाब से 150 रुपए। तो क्वेश्चन नॉर्मल और अब नॉर्मल जानना चाह रहे हैं, तो सर जो मेंटेनेंस है हमें पता है पहले से नॉर्मल में चला जाएगा, और ये जो 1.5 घंटा पावर फेलियर है ये अब नॉर्मल होता है, तो 150 रुपए अब नॉर्मल में चला जाएगा। योर करेक्ट आंसर विल बी 150 नॉर्मल होगा तो 150 ही अब नॉर्मल भी होगा। देखो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये सॉल्यूशन का आपको यहां पे दिया हुआ है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे आप लिंक पे क्लिक करके या जो भी नंबर वगैरह गिवन है उस पे डिमांड कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल मैंने यहां पे आपके सामने रख दिया है कि सर नॉर्मल आइडल टाइम 15 मिनट्स पर डे था, तो 6 डेज के लिए 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स। जॉब कार्ड में 45 आवर्स टोटलिटी में शो हो रहा था, तो टोटल टाइम 48 आवर्स है, तो अब नॉर्मल आइडल टाइम 1.5 घंटे बच गया। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम 1.5 घंटा 100 रुपए के हिसाब से 150, और अब नॉर्मल का भी सेम रहेगा 150। 2 नंबर आ गए आपके। सेकेंड पॉइंट, एबी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। प्रोडक्शन इन यूनिट, बजट था कि 40,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और हमारा खर्चा आएगा 78,000 का, लेकिन एक्चुअल में आपने फॉर द मंथ ऑफ मार्च 48,000 यूनिट प्रोड्यूस करी और एक्सपेंस आया 84,000 का। क्वेश्चन की डिमांड है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस बताओ। याद करो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस में बजटेड ओवरहेड। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हो, स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई करते हो बजटेड रेट से। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकालोगे, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि क्वेश्चन आउटपुट बेसिस पे है ना कि आवर्स बेसिस पे। तो एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई करोगे बजटेड रेट से और माइनस कर देंगे बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल आउटपुट एज पर क्वेश्चन आपने मार्च के मंथ में 48,000 यूनिट प्रोड्यूस करी और बजटेड रेट निकालना है, तो 78,000 डिवाइड बाय 40,000 करके आप बजटेड रेट निकालो। तो एक्चुअल आउटपुट है 48,000, बजटेड रेट आ गया 78,000, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट 40,000 माइनस बजटेड ओवरहेड तो 78,000 पता ही है, तो ये कैलकुलेट हो क्या है 15,600 फेवरेबल। So your correct answer will be A, 15,600 फेवरेबल। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आता है आपको, ये इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन था आपके पास, वो गिवन था जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में से, और ये भी एक नॉर्मल और इजी क्वेश्चन था। 2 प्रोडक्ट्स Y and Z are obtained in a crude form and require further processing at a cost of ₹6 for Y and ₹5 for Z per liter before the product can be sold in the market। तो सबसे पहले तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता दी है, ₹6 for Y and 5 for Z per liter कॉस्ट है ये। The final prices of product Y and Z are 15 रुपये and 8.75 per liter respectively। फाइनल प्राइस जो है वो Y का है 15 रुपीज और Z का है 8.75 per liter, and the company earns a net margin profit at 25% on cost। The following data is available for output of both the product for the year। Y का आपने 8,000 लीटर और Z का आपने 6,000 लीटर आउटपुट प्रोड्यूस किया है। A joint cost of ₹60,000 was incurred for the year। पूरे साल में जो जॉइंट कॉस्ट आई 60,000 की आई, एंड कंपनी अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ NRV मेथड। सर NRV मेथड हम अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Y। क्वेश्चन ने केवल और केवल Y की कैलकुलेशन पूछी है, मैंने यहां पे दोनों दिखा दी आपको, मैंने यहां पे दोनों दिखा दी है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन आपको देकर क्वेश्चन बोल दे Z की कैलकुलेशन करके दो, तो मैंने यहां पे दोनों दिखा दिए। क्वेश्चन की डिमांड केवल और केवल Y की थी। देखो NRV मेथड,
एनआरवी मेथड में हमें पता है फाइनल सेल्स वैल्यू में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आइटम माइनस किए जाते हैं। सर प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस तो है नहीं, प्रॉफिट मार्जिन भी गिवन है और फर्दर कॉस्ट भी गिवन है, दोनों माइनस करेंगे। फाइनल सेल्स वैल्यू की बात करें तो 8000 इंटू 15 एंड 6000 इंटू 8.75, दैट विल बी आवर फाइनल सेल्स वैल्यू 120 एंड 52,500। माइनस करना आपको प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट ध्यान देना ये 25% ऑन कॉस्ट है। अगर 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है मतलब सेल वैल्यू इंडिकेट 125%। तो सिंपल सी बात है, अगर 1,20,000 रुपए 125% को इंडिकेट करेगा तो 25% विल बी 24,000। सिमिलरली 52,500 इंडिकेट 125, तो 25% प्रॉफिट विल बी 10,500। साथ में फर्दर कॉस्ट की बात करें तो 8,000 लीटर 6 रुपए के हिसाब से 48,000, 6,000 लीटर 5 रुपए के हिसाब से 30,000, दैट विल बी योर फर्दर कॉस्ट। तो आप पहुंच जाओगे एनआरवी पे। अब हुआ क्या, एनआरवी है 48,000 और 12,000, तो दोनों का टोटल 60,000 ही है, और आपकी जो जॉइंट कॉस्ट थी वो भी 60,000 ही थी। तो आपको इसका कोई प्रपोर्शन बना के एलोकेट करने की जरूरत है नहीं, ये जो एनआरवी है यही आपका अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट भी आ गया। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड थी जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई। सर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो यहां पे आपको वाई का आंसर मिल गया 6 रुपए। मैंने जेड का एडिशनल कैलकुलेशन करके दिया, आपको जरूरत है नहीं। तो आंसर जो होगा वो 6 रुपए पर यूनिट होगा, मींस डी विल बी योर फाइनल आंसर, डी विल बी योर फाइनल आंसर। पेपर नो डाउट लेंदी है, आप देख पा रहे हो, दो नंबर में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड 4,000 labor hours were utilized and the standard hours for actual production were 5,500 hours. सर स्टैंडर्ड आवर्स बता दिए आपको 5,500 आवर्स है, और एक्चुअल में आपने 4,000 घंटे यूटिलाइज किया, तो स्टैंडर्ड आवर्स भी है, एक्चुअल आवर्स भी है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, जो कि 15,000 फेवरेबल आया। क्वेश्चन की बहुत ही छोटी सी डिमांड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट। क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस भी गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स भी गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, तो आप इजीली अपना स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन आपके सामने है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एज पर क्वेश्चन वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 15,000 फेवरेबल गिवन है, कॉपी कर लिया। स्टैंडर्ड आवर्स 5,500 गिवन है, एक्चुअल आवर्स 4,000 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। इसको सॉल्व किया तो स्टैंडर्ड रेट आ गया आपका 10 रुपी पर आवर। सो योर फाइनल आंसर विल कम सी, 10 रुपी पर आवर। तो ये एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में। और इसके बाद जो 5th क्वेश्चन था वो आपको दिया गया, छोटा क्वेश्चन ही, मटेरियल कॉस्टिंग के टॉपिक में से ईओक्यू से रिलेटेड। ए कंपनी इज एनालाइजिंग इट्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड हैज डिटरमाइंड दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 400 यूनिट्स। ईओक्यू ये निकाल चुके हैं, 400 यूनिट आ गया। एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्लेसिंग ए सिंगल ऑर्डर इज ₹25, आपको ओ बता दिया। व्हाइल द टोटल डिमांड फॉर द ईयर अमाउंट टू 8,000 यूनिट, आपको ए भी बता दिया, ए बता दिया, ओ बता दिया, ईओक्यू बता दिया, तो बचा क्या, सी, बस वो पूछ लिया। कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो सी कैलकुलेट करके बताओ। सर ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी, ब्रैकेट में फॉर्मूला, वो अंडर रूट में फॉर्मूला रहेगा पूरा का पूरा। ईओक्यू आपके पास गिवन है 400, अंडर रूट में 2 इंटू एनुअल डिमांड है 8,000, ओ गिवन है 25, सी कैलकुलेट कर लेना है। अंडर रूट को हटाने के लिए 400 को स्क्वायर कर लो, 1,60,000 आ गया, इंटू कर लिया सी से, सॉल्व कर लिया, 2 इंटू 8,000 इंटू 25, 4 लाख आ गया, तो सी विल बी 2.5। इस तरीके से सबसे पहले ये 5 क्वेश्चन आपको दे दिए गए 2-2 नंबर के विदाउट केस सिनेरियो। अगेन बोल रहा हूं मैं, किसी के क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि जो केस सिनेरियो 1 है वो पहले गिवन, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 है वो 6 7 8 9 10 या फिर 11 12 13 14 15 भी हो। आप अपना पेपर देख लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पेपर इस तरीके से एमसीक्यू में अलग अलग किया है, नंबरिंग अलग अलग दी है, हालांकि क्वेश्चन सेम है। इसके बाद आते हैं 2 केस सिनेरियोस। जैसा कि हमें पता है कि सर 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ गए, इसके बाद आपको 2 केस सिनेरियो दिए जाते हैं, केस सिनेरियो 1 और 2, वो भी 10-10 नंबर के होते हैं, दोनों में 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो केस सिनेरियो 1 है वो आपको दिया गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से, बट इजी क्वेश्चन। केस सिनेरियो 1, एबीसी कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z।
Similar type of material is used in the production of all the three products, and the company has been using ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड. कंपनी फिलहाल क्या है, ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो करती है, और उसमें कौन सा मेथड यूज कर रही है, यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स. ट्रेडिशनल में भी कौन सा यूज कर रहे हैं, लेबर आवर्स यूज कर रहे हैं टू एलोकेट ओवरहेड टू इट्स प्रोडक्ट. एंड द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड कंसीडरिंग एन. अब कंपनी चाहती है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई कर ले, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. तीन प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड आपके पास गिवन है. प्रोडक्शन वॉल्यूम पर एनम यूनिट्स गिवन है. मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, मटेरियल की कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट क्वांटिटी गिवन है. लेबर भी आवर्स गिवन है पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितने कितने घंटे लगेंगे. मशीन आवर्स गिवन है कि एक यूनिट को बनाने के कितने कितने मशीन आवर्स की डिमांड है. नंबर ऑफ प्रोडक्शन पर एनम, जिसका अगर मैं टोटल कर लूं तो ये तीनों का टोटल मिला के बन जाता है आपका 175 है. प्रोडक्शन एंड टोटलिटी में इंडिविजुअल तो गिवन नहीं है. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है 5, 10, 15, टोटल हो गए 30. नंबर ऑफ ऑर्डर शिफ्ट पर एनम जो है इंडिविजुअल गिवन है, टोटल अगर मैं कर लूं तो इट विल बी 92. इट विल बी 92. इसके बाद आपको एक्टिविटीज बता दी. कहते हैं मशीन सेटअप कॉस्ट है 49,000, जिसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा प्रोडक्शन. मशीन रनिंग कॉस्ट बता दी 64,128, जिसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा मशीन आवर्स. परचेज कॉस्ट है 52,050, कॉस्ट ड्राइवर रहेगा परचेज ऑर्डर्स. और डिलीवरी कॉस्ट है 46,460, और कॉस्ट ड्राइवर रहेगा ऑर्डर शिफ्ट. अगर मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट देखूं कि सर हमारी जो ओवरहेड की कॉस्ट है टोटलिटी में वो कितनी है, तो आप जरा कर लो इन चारों अमाउंट का टोटल. क्या जाता है 211,638. ये आपकी टोटल कॉस्ट है ओवरहेड की. मटेरियल का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2 रुपी पर केजी, और लेबर का जो रेट रहेगा वो रहेगा 20 रुपी पर आवर. ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग. एमसीक्यू 6 to 10 के आंसर आपको देने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है अंडर एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन सेटअप. सबसे पहले आपको मशीन सेटअप जो है उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर का रेट बताना है, ठीक है. उसके बाद कहते हैं अंडर एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम द अमाउंट ऑफ एलोकेटेड ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल टू मशीन आवर्स टू प्रोडक्ट एक्स. सर अब जब आप कैलकुलेट करोगे कि प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन रनिंग आवर की कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए भी तो कॉस्ट ड्राइवर रेट तो निकालोगे. इसके बाद थर्ड पॉइंट में कहते हैं टोटल कॉस्ट बताओ प्रोडक्ट जेड की एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड. सर प्रोडक्ट जेड की टोटल कॉस्ट बतानी है तो आपको कॉस्ट ड्राइवर तो इन चारों के कैलकुलेट करने ही करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन चारों एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर दिए. दिस इज द सॉल्यूशन. केस सिनेरियो 1 कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट कर दिया. एक्टिविटी के नाम कॉपी किए, मशीन सेटअप, मशीन रनिंग, परचेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट. क्वेश्चन से फिगर कॉपी करी 49,64,128, 52050, 46460, और इसका टोटल भी लिख दिया. कॉस्ट ड्राइवर के नाम भी क्वेश्चन से कॉपी कर लिए, प्रोडक्शन एंड मशीन आवर्स, परचेज ऑर्डर और ऑर्डर शिफ्ट. सर ये तो बात हो गई कॉपी पेस्ट करने की. प्रोडक्शन रन ये भी कॉपी पेस्ट ही करना है एक तरीके से, मैंने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेशन कर दी है. प्रोडक्शन एंड टोटलिटी में कितने 175. मशीन आवर्स की कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको. सर मशीन आवर की बात करें तो आप 16,000 यूनिट बनाओगे, मशीन आवर पर यूनिट है 0.5, तो 8,000 घंटे लग जाएंगे इसके अंदर. 17,002.7, 17,000 यूनिट बनाओगे 0.7 आवर लगेगा एक यूनिट को बनाने में, तो 11,900 आवर्स. और 15,000 यूनिट है 0.9 लगेगा तो 13,500 आवर्स. इट विल बी 8,000 प्लस 11,900 प्लस 13,500, इट विल बी 33,400. 33,400 आवर्स. ये भी कॉपी कर दिए यहाँ पे 33,400. परचेज ऑर्डर, सर परचेज ऑर्डर का टोटल था 30 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का टोटल है 92. ये भी कॉपी पेस्ट वाली ही बात है, कैलकुलेशन दिखा दी है मैंने आपको. रेट निकालना है 49,000 डिवाइड बाय 175, 280 रुपए पर प्रोडक्शन रन. 64,128 डिवाइड बाय 33,400 रुपए 1.92 पर मशीन आवर. 52,050 डिवाइड बाय 30, 1735 पर परचेज ऑर्डर. 46460 डिवाइड बाय 92, इट विल बी रुपी 505 पर डिलीवरी. सर इससे आपको आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो मिल गया.
क्योंकि इन्होंने कहा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ड्राइवर रेट मशीन सेटअप का बताओ, जो कि 280 रुपए पर प्रोडक्शन रन है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया है कि 6 का आंसर है 280। 6 का आंसर आपका 280। 7th में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट एक्स के लिए मशीन रनिंग आवर की कॉस्ट बतानी। तो सिंपल सी बात यह है कि मशीन रनिंग आवर्स का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है मशीन आवर्स। आपने रेट कैलकुलेट किया 1.92 पर आवर, 1.92 पर आवर, और नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं कौन से प्रोडक्ट के, एक्स के। तो सर एक्स के नंबर ऑफ आवर्स जो है मशीन आवर्स वो है 8000। तो 8000 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल गया 15360। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 15360 रुपए। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया बी 15360, 15360। इसके बाद क्वेश्चन जानना चाहते हैं प्रोडक्ट जेड की एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। सर टोटल कॉस्ट के लिए तो पूरा कॉस्ट शीट टाइप ही बनाना पड़ता है। सिंपल सी बात करूं मैं, तो आप सबसे पहले चेक कर लो कि प्रोडक्ट जेड की आप यूनिट कितनी बना रहे हो। आ जाओ ऊपर, 15000 यूनिट आप बना रहे हो। एक यूनिट में मटेरियल लगेगा 5 केजी, तो 15000 इंटू 5, और मटेरियल का रेट जो है नीचे गिवन है 2 रुपए, 2 रुपए। तो 15000 इंटू 5 इंटू 2 इट विल बी 1,50,000। सिमिलरली वेजेस कैलकुलेट कर लो, वेजेस का रेट रहेगा 20 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट वही 15000 है, आवर लगने लेबर के 0.2, तो 15000 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपी पर आवर इट विल बी 60,000। इसके बाद आ जाओ आप अपने एक्टिविटीज पे, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या है आपकी, मशीन सेटअप। मशीन सेटअप के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन लेने हैं, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन जेड के कितने हैं 60, और रेट कितना निकाला था 280, तो 280 इंटू 60। मशीन आवर्स का रेट आपने लिया था 1.92, और मशीन आवर्स जेड में कितने लगने हैं, तो सर जेड में मशीन आवर्स लगने आपके 13500 से मल्टीप्लाई कर लो 25920। परचेज कॉस्ट के लिए आपने रेट निकाला 1735 रुपए पर परचेज ऑर्डर, 1735 पर परचेज ऑर्डर, और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है जेड के 15। तो 15 इंटू 1735 इट विल बी 26025। एंड फाइनली डिलीवरी कॉस्ट आपने निकाली है 505 रुपए पर डिलीवरी, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं जेड के 32, 505 इंटू 32 इट विल बी 16160। तो सर टोटल कॉस्ट ही पूछिए आपसे, आपका आंसर होगा 294905। योर करेक्ट आंसर विल बी 294905। और मैं 100% श्योर हूं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका वन टाइम में आंसर आए होंगे। इस सारे के सारे जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूं वन टाइम में आपने आंसर इसके बिल्कुल निकाले होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज द ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर एज पर ट्रेडिशनल। तो सर ट्रेडिशनल में करना ही क्या है, ओवरहेड का टोटल हमने ऑलरेडी कर रखा है, ओवरहेड का टोटल हमने ऑलरेडी कर रखा है 211638 है। लेबर आवर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कर देते हैं चलो। 16000 यूनिट आप बनाओगे, लेबर लगना है 0.16, 1600 घंटे लग जाएंगे एक्स में। 17000 इंटू 0.15, 17000 यूनिट बनाओगे, वाई की 0.15 आवर लगेगा, तो इट विल बी 2550। और जेड हो गया आपका 15000 इंटू 0.2, 3000 आवर्स। और टोटल अगर मैं कर लूं इन तीनों का, तो 1600 प्लस 2550 प्लस 3000 इट विल बी 7150 आवर्स, 7150 आवर्स। तो सर इसका मतलब यह है कि 7150 आवर्स के लिए खर्चा होगा 211638। 211638 इज द एक्सपेंस फॉर 7150। तो रेट आ गया 29.6 पर लेबर आवर। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 29.6, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई अंडर ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। सर ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली बताओ वाई की कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, टोटल बतानी है, फुल बतानी है, तो इसमें मटेरियल लेबर भी आएगा। तो सबसे पहले मैंने मटेरियल कंसीडर कर लिया है, वाई की कैलकुलेशन करनी है, वाई की कैलकुलेशन करनी है तो वाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 17000 यूनिट है, 4 केजी मटेरियल लगेगा, 2 रुपए का रेट है, तो 17000 इंटू 4 इंटू 2 इट विल बी मटेरियल कॉस्ट। लेबर की बात करें वाई की, तो 17000 इंटू 0.15 या सीधा सीधा 2550 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आएगा तो 51000। ओवरहेड की मैं बात करूं तो ओवरहेड 29.6 पर लेबर आवर और नंबर ऑफ लेबर आवर है 2550, तो इट विल बी 75480। तीनों का टोटल आ गया 260 to 480। बट क्वेश्चन ने फुल कॉस्ट पर यूनिट पूछा है,
तो नंबर ऑफ यूनिट है वाई की 17,000 से डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 15.44। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 का अगर सही आंसर की बात करें तो इट विल बी 15.44। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो केस सिनेरियो 1 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे सिंपल है। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों ने इसका वन टाइम में सही सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया होगा जो बच्चे पढ़ के गए हैं, और ऑफ कोर्स हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने 100% इसका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक फाइंड आउट किया होगा। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर आप केस सिनेरियो 2 की तरफ जाते हो तो केस सिनेरियो 2 आपको देखने को मिल जाता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। केस सिनेरियो 2 सिंपल था, काफी सिंपल था, इवन मैं कहूं तो 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें भी आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए। केस सिनेरियो 2, XYZ लिमिटेड प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट का नाम है P। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज टू प्रिपेयर इट्स बजट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, और वो बजट क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट P इज 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट। आपको बजटेड सेल्स यूनिट पता चल गई और सेलिंग प्राइस ₹50 पर यूनिट पता चल गया। ईच यूनिट ऑफ P requires 2 type of material, 3 kg raw material Q and 4 kg of raw material R। ठीक है। The expected stock levels are as follows। आपके पास ओपनिंग भी गिवन है और क्लोजिंग भी गिवन है। प्रोडक्ट P का ओपनिंग क्लोजिंग, रॉ मटेरियल Q का ओपनिंग क्लोजिंग और रॉ मटेरियल R का भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो आप इजीली यहां से प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट और परचेज बजट बना सकते हैं। रॉ मटेरियल Q जो है उसका प्राइस रहेगा ₹2 पर केजी और R का प्राइस रहेगा ₹3 पर केजी। ठीक है। लेबर का डेटा भी गिवन है, कहते हैं इट रिक्वायर्स 10 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P की एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगेंगे, और लेबर का जो रेट रहेगा वो रहेगा ₹50 पर आवर। ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट रहेगी ₹10 पर यूनिट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट रहेगी ₹3 लाख पूरे साल की, और फिक्स्ड ही एडमिन और सेलिंग रहेंगे आपके ₹25,000। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो ₹3,25,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग MCQ 11 to 15। सबसे पहले तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्यू बताना है ड्यूरिंग द ईयर। सर आपको बताना है क्यू रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट क्या होगी। परचेज कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने बनाया प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 12,000, 1,03,000 यूनिट आपका प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएगी। आंसर आपके सामने है। केस सिनेरियो 2 प्रोडक्शन बजट बनाया, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1,03,000 यूनिट आ गई, और मैंने ये नंबर लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन की आगे जाके डिमांड भी है, चलो देख लेंगे वो तो। 1,03,000 यूनिट आपने बनाओगे मतलब, और इसको बनाने के लिए 2 तरीके के रॉ मटेरियल लगने हैं P और Q। P लगेगा 3 kg तो R लगेगा 4 kg। तो 1,03,000 इंटू 3, 3,09,000 विल बी कंजम्पशन ऑफ Q एंड 1,03,000 इंटू 4, 4,12,000 विल बी द कंजम्पशन ऑफ R। क्वेश्चन की डिमांड तो केवल और केवल, क्वेश्चन की डिमांड तो जो है वो केवल और केवल क्यू की परचेज कॉस्ट है, बट मैंने दोनों ही कैलकुलेट करके दे दिए। कंजम्पशन के बेसिस पे आप परचेज कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैंने बना दिया है परचेज बजट क्यू और आर का। परचेज बजट का फॉर्मेट होता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सबसे पहले कंजम्पशन कर लिया कॉपी पीछे से, दैट इज 3,09,000 एंड 4,12,000। ऐड कर दिया क्वेश्चन से डेटा। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों ही मटेरियल के गिवन थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप ऐड कर लोगे 20,000 और 42,000, और ओपनिंग स्टॉक आप माइनस कर दोगे 26,000 और 36,000। तो ये आपको परचेज की क्वांटिटी पता चलेगी सबसे पहले। लेकिन क्वेश्चन है क्यू की परचेज कॉस्ट पूछा है, और क्यू का जो रेट है वो ₹2 और आर का रेट ₹3 है। तो 3,03,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6,06,000 रुपए जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो 6,06,000 रुपए, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर 11 का। 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 ने कहा
द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी। सर प्रोडक्ट पी की केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रोडक्ट पी में रॉ मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी और प्रोडक्शन ओवरहेड भी लगेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन मैंने यहां पे कर दी है कि पी की एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या लगेगा। दो तरीके के मटेरियल है, क्यू और आर। एज पर क्वेश्चन 3 kg रॉ मटेरियल क्यू लगेगा, 4 kg रॉ मटेरियल आर लगेगा और इनके रेट है 2 रुपए और 3 रुपए। तो 3 इंटू 2 6 रुपए और 4 इंटू 3 12 रुपए पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट ये होगी। लेबर की बात करें, क्वेश्चन ने कहा एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगेंगे और एक घंटे का रेट 50 रुपए है, मतलब 50 रुपए आप पे करे हो 60 मिनट के लिए, 60 मिनट्स के लिए। तो 10 मिनट के लिए कितना होगा, कैलकुलेशन कर दी मैंने, जो 8.33 आ गया। और वेरिएबल ओवरहेड के लिए तो क्वेश्चन ने खुद ही कहा था कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10 रुपए पर यूनिट है, तो वो 10 रुपए लिख दिया। तो इट विल बी 36.33। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 और इट विल बी डी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं व्हाट इज द बजटेड नेट इनकम फॉर द ईयर। पूरे साल का प्रॉफिट बता दो कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दो। तो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दिया आपके लिए। सर एज पर क्वेश्चन आप सेल कितनी करने वाले हो, 1 लाख यूनिट की। किस प्राइस पे, 50 रुपए पे। तो 50 लाख विल बी योर सेल्स। मटेरियल की बात करें तो एक यूनिट में 6 रुपए की मटेरियल की कॉस्ट। आप चाहो तो सीधा सीधा 36.33 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अलग अलग शो कर दिया है तो बता देता हूं। 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए क्यू की कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख इंटू 12 लाख रुपए आर की कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख इंटू 8.33 833,333 आपकी लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए आपकी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। आप चाहो तो सीधा सीधा भी कर सकते हो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख इंटू 36.33। बस उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो जो क्वेश्चन में गिवन है। दो फिक्स कॉस्ट है, मैंने दोनों एक साथ माइनस कर दिए, 3 लाख और 25,000, 3,25,000। तो आपका करेक्ट प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 10,41,667, 10,41,667। So your correct answer will be A, 10,41,667. Next, 14. The total number of unit to be produced of product P. सर प्रोडक्ट P की कितनी यूनिट बनाओगे? आपने प्रोडक्शन बजट बना तो लिया है, आपको पहले से ही पता है इसका आंसर 1,03,000 यूनिट होगा। तो 1,03,000 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और 15 जो है वो भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। आर की कितनी क्वांटिटी खरीदने वाले हो आप? तो सर आर की हम कह रहे थे कि क्वांटिटी हम खरीदेंगे 4,18,000। तो योर करेक्ट आंसर विल बी बी, 4,18,000 kg। तो 10 नंबर में ये बजट एंड बजटिंग कंट्रोल का क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इजी देखने को मिला। इवन मैं कहूंगा ये जो अभी तक आपने 15 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 1 से 15, लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन हो और आपका गलत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिचुएशन में आपका ये गलत होना चाहिए। तो 15 एमसीक्यू है, अगर बाई चांस आपने कुछ इधर उधर कर भी दिया हो तो इसमें कम से कम मैं बात करूं तो 13 एमसीक्यू तो ठीक होने चाहिए। तो इसमें स्कोर कर सकते थे आप 26 से 30 नंबर स्कोर, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट है ऑफकोर्स उनको करना चाहिए क्योंकि काफी इजी एमसीक्यू थे और आपने ये जो वैरायटीज है ये सारी की सारी ऑलरेडी करी हुई है। तो किसी तरीके कोई मार्क्स डिडक्ट होने का मतलब तो नहीं बनता है। बाकी एग्जाम की नर्वसनेस में आपने एक आध क्वेश्चन गलत कर दिया हो तो वो अलग बात है, बट बनता तो नहीं है। इसके बाद देखो हमें पता है कि सर पार्ट 2 जो होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते हैं। 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें से अपने को कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलते हैं, जिसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन वो आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है। सजेस्ट तो हम यही करते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो ऑफ कोर्स गो फॉर प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो। बट अगर किसी तरीके आप प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे जाना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता इस बार जो पेपर आया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उसमें आपको प्रैक्टिकल पोर्शन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि इस बार नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था,
किसी तरीके का कोई ज्यादा ट्रिकी पॉइंट टफनेस पेपर में देखने को नहीं मिली। हाँ पेपर लेंदी था, वो नो डाउट मानते हैं हम इस बात को कि पेपर तो लेंदी था। अब आपने कितना अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, आप 80 स्कोर करोगे, 90 स्कोर करोगे कि 95 से भी अबव स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 के यहां पे 3 पार्ट किए गए। पार्ट ए में एक 5 नंबर का क्वेश्चन रखा, 3 और 2, दैट इज फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 बी जो था वो आपको दे दिया गया, यहां पे 3 और 2 5 नंबर का ही क्वेश्चन था, और ये आपको क्वेश्चन दिया गया एक तरीके से बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप कह सकते हो। अदरवाइज बैच कॉस्टिंग का ही बोलेंगे क्योंकि बैचेस के अकॉर्डिंगली आपसे कैलकुलेशन करवाई जा रही है, बाकी तो कैलकुलेशन तो वही प्रॉफिट वगैरह की ही है। और जो सी पार्ट था, अभी जाइएगा मत वीडियो छोड़ के, हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सी जो पार्ट था उसमें आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन दे दिया, दैट इज फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। तो मैं केवल और केवल ये नहीं बताने आया आपको यहाँ पे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया है, हम फुल फ्लेज इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1A, XYZ company has an option to buy any one of the two machines N or M to manufacture its unique industrial component P। एक कंपनी XYZ कंपनी जो एक कंपोनेंट बनाना चाहती है, कंपोनेंट P, उसको बनाने के उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो मशीन N लेंगे या फिर मशीन M खरीदेंगे। Each of the machine have the capacity to produce same quantity of component P and are almost identical except for the fact that they are being manufactured by a different manufacturer। सर मशीनें सेम तरीके की है, सेम कैपेसिटी है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने बस बनाई है। The specification for each machine are, हर एक मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ऊपर का फालतू बात थी। मशीन M का स्पेसिफिकेशन ये है, इट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50,000 कंपोनेंट्स आप बना सकते हो P के पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट इसकी जो है वो 1.5 लाख रुपए है, एंड कुड जनरेट ए प्रॉफिट ऑफ 2,25,000 ऑन द सेल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रोड्यूस। तो सर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, आपके पास प्रॉफिट भी गिवन है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके नंबर ऑफ कंपोनेंट से आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मशीन एन की अगर मैं बात करूं तो इट इज ऑल्सो हैविंग द इक्वल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट एज दैट ऑफ मशीन एम per annum, and all the component thus produced could be sold in the open market without any difficulty। तो सर 50,000 यूनिट आप मशीन एन पे बना सकते हो और बेच भी सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर फर्क है, यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट है कम, 60,000 रुपए ही है, लेस देन दैट ऑफ मशीन एम। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मशीन एन इज ₹60,000 लेस देन दैट ऑफ मशीन एम। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है तो यहां पे केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 90,000 रुपए ही है। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मशीन एन इज ₹60,000 लेस देन दैट ऑफ मशीन एम एंड यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 बाय सेलिंग ऑल द कंपोनेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड। तो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 रुपए कम है। इसका मतलब इसकी एक 50 है तो 90,000 रुपए ही आपकी यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट देखने को मिलेगी। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ पी, 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट पी का, कंपोनेंट पी का। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू फॉर ईच मशीन। सर ब्रेक इवन सेल सिंपल फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन सेल्स का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके पास गिवन है 1.5 लाख रुपए, ये है, ये 60,000 कम है तो 90,000 होगी, तो 1.5 लाख रुपए और 90,000 रुपए तो फिक्स्ड कॉस्ट है। पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो के लिए आप यहां पे हेल्प ले सकते हो सेल्स के फॉर्मूले की, क्योंकि सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। सेल्स क्वेश्चन है 50,000 कंपोनेंट बिकने 100 रुपए के हिसाब से, मतलब सेल्स वैल्यू तो आपकी 50 लाख रुपए की है। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट की अगर बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए और प्रॉफिट आपका 2,25,000, तो यहां से पीवी रेशियो निकला 7.5% एम का। सिमिलरली सेल्स तो एन की भी 50 लाख की है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो 90,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, 1.5 लाख में से 60,000 माइनस करके 90,000 की फिक्स्ड कॉस्ट और 1,60,000 का प्रॉफिट, तो 90,000 प्लस 160 डिवाइड बाय पीवी रेशियो किया तो ये आ गया 5% का पीवी रेशियो। बस ये पीवी रेशियो यहां पे लाके रखे तो ब्रेक इवन सेल्स एम का आ गया 20 लाख, एन का आ गया 18 लाख। इजी क्वेश्चन। और सेकेंड रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा इजी थी इसमें, कैलकुलेट सेल्स लेवल इन यूनिट्स। यूनिट्स सेल यूनिट निकालनी है
where both the machine are equally profitable. सर इसका मतलब प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, सर एक की फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख और एक की फिक्स कॉस्ट है 90,000, भाई 60,000 का डिफरेंस है, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन की बात करें 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो है 7.5% और 5%, तो 7.5 रुपए और 5 रुपए ही आएगा, तो डिफरेंस हो गया 2.5 रुपए। इसको सॉल्व किया तो ये आया 24,000 यूनिट। तो 24,000 यूनिट के लेवल पे आपको दोनों का प्रॉफिट जो है वो सेम देखने को मिलेगा। सिंपल। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, वेटेज इसकी थी 5 नंबर की। इसके बाद अगर हम पार्ट 1 बी में जाते हैं, क्वेश्चन की नंबर 1 के पार्ट बी में जाते हैं, तो दैट इज गिवन फ्रॉम, यू कैन से, सर बैचेस की बात चल रही है तो ये बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सिंपल कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन या मार्जिनल कॉस्टिंग लाइक क्वेश्चन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन पूछ लिया। बाकी बात करें तो क्वेश्चन बैचेस में चल रहा था, तो यू कैन से बैच कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन है। 1B, PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट इन बैचेज ऑफ 2000 यूनिट। सर 2,000 यूनिट के बैचेज है, मतलब एक बैच जो है वो 2000 यूनिट का है। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर ईच बैच। हर एक बैच में जब आप 2000 यूनिट बनाते हो तो मटेरियल की कॉस्ट पर बैच है 2,40,000 की, लेबर की कॉस्ट पर बैच है 1,65,000 की, ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट वेरिएबल रहेगा 120 रुपए पर मशीन आवर, जितने मशीन आवर होंगे 120 रुपए के हिसाब से। रिजेक्शन है इसमें 3% का, मतलब 2000 का 3%, 60 यूनिट का रिजेक्शन है, तो 1940 यूनिट जो है वो अच्छी आपकी बनेगी। और स्क्रैप वैल्यू पर रिजेक्टेड यूनिट 75। सर ये जो 2000 का 3% 60 यूनिट है, इसको भी बेचकर 75 रुपए आपको मिल जाते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में सेलिंग प्राइस पर गुड यूनिट 250, तो जो 1940 अच्छी यूनिट बनाओगे वो 250 में बिक जाएगी। टोटल अवेलेबल मशीन आवर्स पर मंथ 3000 घंटे हैं, 3000 घंटे हैं एक महीने के, और फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ है 1,25,000, और बैचेस जो आप बनाते हो एक महीने में वो 10 है, तो एक बैच में यू कैन से सर 300 घंटे है। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है सिंपल है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट आफ्टर एडजस्टिंग रिजेक्टेड यूनिट। सर रिजेक्टेड यूनिट की एडजस्टमेंट करने के बाद बताओ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा। डिपेंड आप पे करता है, आप पूरे महीने का बनाना चाहते हो या एक बैच का। मैंने यहाँ पे एक बैच के हिसाब से ही कैलकुलेशन करी, अगर आप पूरे महीने का भी बना के आए हो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर शुड बी सेम। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेल्स, सर 2000 यूनिट एक बैच में मैं ले रहा हूं, 3% का रिजेक्शन हो गया, तो 1940 यूनिट आप सेल कर पाओगे किस रेट पे, 250 के हिसाब से। 1940 यूनिट 250 के हिसाब से आप बेच पाओगे, 4,85,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। मटेरियल की अगर कॉस्ट की बात करें तो एक बैच की मटेरियल की कॉस्ट 240 लिख लेंगे, लेबर की कॉस्ट 1,65,000 रुपए लिख लेंगे, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो 120 रुपए पर मशीन आवर है, 3000 घंटे हैं 10 बैचेस के एक महीने के, तो 300 हो गए एक बैच के, तो 300 इंटू 120, 300 इंटू 120 36,000 रुपए का आपका वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आ गया। अब होता क्या है, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है, मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, और तो सेल्स में यहां पे अगर मैं बात करूं तो स्क्रैप वैल्यू मेरा रेवेन्यू है, तो ये प्लस होगा। कितना, सर 2000 का 3% 60 यूनिट खराब हुई थी, 75 रुपए के हिसाब से 45 रुपए आपको मिल जाएंगे, तो सेल्स में ये रेवेन्यू ऐड कर लिया और ये कॉस्ट माइनस कर दी, तो 48,500 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कितनी यूनिट का, 1940 यूनिट का, क्योंकि 2000 में से 3% तो खराब ही हो गई, तो ये आपका 25 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 3 नंबर की वेटेज का ही क्वेश्चन था। सेकंड पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द कंपनीज टोटल मंथली प्रॉफिट। सर पूरे महीने का प्रॉफिट बताना है, तो अगर आपने कंट्रीब्यूशन कमाया 25 रुपए एक यूनिट पे, अगर आपने कंट्रीब्यूशन कमाया है 25 रुपए एक यूनिट पे, 25 रुपए एक यूनिट पे, या मैं कहूं कि मैंने कंट्रीब्यूशन कमाया 48,500 का एक बैच पे, और आप कहते हो पूरे महीने में हम 10 बैचेस प्रिपेयर करते हैं, तो सर 48,500 एक बैच से है, तो 10 बैचेस से कितना हो जाएगा, 4,85,000 हो जाएगा। लेकिन अब आपको प्रॉफिट बताना है, तो आपने कहा तो ये तो कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट भी इसमें से माइनस कर दो, 1,25,000 रुपए, आप अपने प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, दैट विल बी 3,60,000। इजी क्वेश्चन था, बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन, वी कैन से बैच कॉस्ट शीट, बैच कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवाने की कोशिश थी। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है काफी ज्यादा इजी था, मटेरियल कॉस्टिंग में से
और आई थिंक सेम क्वेश्चन ही आप क्लास में करके जाते हो, फिगर भी शायद मेरे हिसाब से सेम ही रही होगी इस क्वेश्चन में। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैज गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स। डिफरेंस है बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम 4 दिन का और एवरेज लीड टाइम आपका 7 डेज का। तो सर एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला होता है मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले आप यही काम कर सकते हो कि एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइड बाय 2। एवरेज 7 गिवन है, मिनिमम अगर x है तो मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 4 है, तो मैक्सिमम विल बी x प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एवरेज के लिए होता ही है। इसको सॉल्व किया तो x आया 5, x मैंने क्या एज्यूम किया था मिनिमम, तो मिनिमम लीड टाइम 5 आ गया, तो उसमें 4 ऐड करके मैक्सिमम लीड टाइम बना दिया, दैट इज 9। सबसे पहले मैंने यही कैलकुलेट कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास रीऑर्डर लेवल 1,80,000 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी 90,000 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल 1 लाख यूनिट्स और मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1,90,000 यूनिट्स गिवन है। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या है, आपको मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे और मिनिमम कंजम्पशन पर डे निकालना है। मैक्सिमम कंजम्पशन यूज होता है रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले में, क्योंकि रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 9, तो रीऑर्डर लेवल कितना है 1,80,000, तो बैलेंसिंग फिगर में आप मैक्सिमम कंजम्पशन कैलकुलेट कर लोगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल गिवन था 1,80,000, मैक्सिमम कंजम्पशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम लीड टाइम आपने 9 निकाला ही है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन आएगा 20,000 यूनिट। और सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी मिनिमम कंजम्पशन की, सर मिनिमम कंजम्पशन यूज होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल में, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल गिवन है इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल गिवन है प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है माइनस मिनिमम कंजम्पशन निकालना है मल्टीप्लाई बाई मिनिमम लीड टाइम आपने 5 निकाला ही था, तो यहां से आपको मिनिमम कंजम्पशन पता चल गया 16,000 यूनिट्स। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट वेटेज भी क्या ही थी, 2-2 नंबर की ये वेटेज देखने को मिल रही थी, मतलब 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें मैं सिंपली ये कहूंगा 1C में गलत होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 1B जो है, अगर किसी बच्चे ने स्क्रैप को लेकर कोई गलती कर दी हो तो हो सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके कोई मिस्टेक होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है इजी था, किसी तरीके की कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से 5, 4, 9 नंबर तो ये तो कंफर्म है। और जो बैच कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें स्क्रैप को लेकर कोई दिक्कत आपने करी हो, गड़बड़ करी हो तो कह नहीं सकता मैं, बट फिर भी इजी क्वेश्चन था। ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता है जब आप कॉस्ट शीट पढ़ते हो कि सर जो स्क्रैप होता है वो माइनस कर दी जाती है जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं तब। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो 9 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया फ्रॉम कॉस्ट शीट टॉपिक। सर कॉस्ट शीट में से तो आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, इजी क्वेश्चन था, करेंगे अभी। और पार्ट बी जो था वो तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया 5 नंबर में एम्प्लॉय कॉस्ट के टॉपिक में से। तो 2 ही पार्ट किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। देखो जरा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। रॉ मटेरियल परचेज गिवन है 8 लाख रुपए, क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोला है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% इन एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो सर 8 लाख रुपए पूरी की पूरी कॉस्ट है, इसमें से कुछ भी माइनस वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं है। पैकेजिंग कॉस्ट प्राइमरी है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जो है वो आप फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लेते हो। पी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करें तो दिस इज द पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स सर डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होता है, डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होता है। और जॉब चार्जेस पेड टू, ये एडमिन ओवरहेड है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स सर डायरेक्ट वेजेस का एग्जांपल है। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड होता है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स सर ये तो डायरेक्ट वेजेस गिवन ही है, ये तो डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट है। सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, सर प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर के जो खर्चे होते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आप जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले माइनस कर दोगे। सेलिंग ओवरहेड 2 रुपए पर यूनिट है, जो कि ऑफकोर्स सेलिंग ओवरहेड का ही पार्ट है। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर अगर है तो एडमिन ओवरहेड है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है ही, जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन करेंगे उसमें कंसीडर करेंगे। एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज
सर क्वालिटी कंट्रोल आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है 25 लाख रुपए, WDV गिवन है ओपनिंग, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है और इंश्योरेंस कॉस्ट पर एनम गिवन है। तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस रहेगा, तो 25 लाख का 2%, प्लांट एंड मशीनरी में 15 लाख का 2%, ऑफिस बिल्डिंग में नहीं है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द WDV मेथड, क्लियरली बोला है WDV मेथड के अकॉर्डिंगली जाना है। और बस WDV मेथड के अकॉर्डिंगली जाना है। तो 21,87,000 का 10%, 11,56,000 का 15% और 36 लाख का 10%। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग में 80,000 यूनिट था आपके पास, कॉस्ट थी इसकी 8 लाख रुपए। एंटायर स्टॉक ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग में बच गया 70,000 यूनिट्स और 4.5 लाख यूनिट आपने बेच दी है और 20% हमें सेल्स पे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। डिमांड वही थी, कॉस्ट शीट बना दो, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा 3,40,000 प्लस परचेजेस आ जाएगी आपकी 8 लाख रुपए प्लस फ्रेट इनवर्ड्स आ जाएगा आपका 2% ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, मतलब 8 लाख का 2% 16,000 और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,80,000। दिस इज द सॉल्यूशन आपके सामने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 340 प्लस परचेजेस 8 लाख, फ्रेट इनवर्ड 8 लाख का 2% 16,000 माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1,80,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 9,76,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट वेजेस के 3 खर्चे, प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर दैट इज 10% ऑफ वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। तो पहले लिख दो वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 6,30,000, इसका 10% लिख दो प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। दो ही खर्चे थे डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड, तो ये दोनों खर्चे लिख दिए 6,30,000 और 63,000। इसके बाद आप लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास गिवन है जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर 41,000, तो ये 41,000 भी लिख दिया। एडिशन करके आप अपनी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे, दैट विल कम 17,10,000। इसके अंदर आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चे। अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड खर्चों की बात करूं तो सर इट विल कम सैलरी पेड टू सुपरवाइजर 6,17,900, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 21,87,000 का 2,18,700 और 25 लाख रुपए का 2% आ जाएगा आपका 50,000 का इंश्योरेंस। प्लांट एंड मशीनरी में 15 लाख का 2% 30,000 रुपए का इंश्योरेंस आ जाएगा और 11,56,000 का 15% डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का, इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। टोटल कर लिया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इसमें आप ऐड कर लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। प्लस हो जाएगा 550 माइनस हो जाएगा 350, तो ये फिगर 2 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए आ जाएगी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 30 लाख रुपए। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले आपके पास क्वेश्चन में गिवन है प्राइमरी पैकिंग 3 लाख रुपए आ जाएगा। इसके अलावा सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आ जाएगा 720। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा भी इसमें आ जाएगा 4,30,000 रुपए का और माइनस कर दोगे आप सेल ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड 50,000। ये 4 आइटम आ जाएंगे आपके। प्राइमरी पैकिंग 3 लाख, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर 720, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस हो जाएगा 50,000 और क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा 430, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 44 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपए, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जिसकी यूनिट है 70,000। सिंपल सी बात है, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है 44 लाख रुपए। कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस करी है सर? 4.5 लाख रुपए सेल है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक है 80,000, तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन किया है 4,40,000 यूनिट का। तो 44 लाख रुपए की कॉस्ट है 4,40,000 यूनिट की, तो 70,000 क्लोजिंग में जो बच गया उसकी कॉस्ट होगी 7 लाख। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 45 लाख।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बचे हुए जो खर्चे हैं वो आप ऐड कर दो, बचे हुए जो खर्चे हैं वो आप ऐड कर दो। सिंपल कहूं सर, फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा 5 लाख रुपए, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट है 2 रुपए, जो कि सेल्स पे लगता है तो 4.5 लाख यूनिट है, 2 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। सैलरी आ जाएगी जनरल मैनेजर की 12,40,000, और इसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन आ जाएगा 36 लाख का 10%, 3,60,000। तो 4 आइटम आ जाएंगे। फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 लाख, सेलिंग ओवरहेड 4.5 लाख यूनिट है, 2 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए, 12,40,000 रुपए की जनरल मैनेजर की सैलरी, और ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन 3,60,000। टोटल कॉस्ट आ गई 75 लाख। क्वेश्चन ने कहा हमें चाहिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए आपको? सर हमें चाहिए प्रॉफिट सेल्स का 20%। अगर आपको सेल्स का 20% प्रॉफिट चाहिए, इट मींस कॉस्ट विल इंडिकेट 80% फिगर। तो 75 लाख विल इंडिकेट 80%, तो सेल विल बी 93,75,000, योर प्रॉफिट विल बी 18,75,000। इजी क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का, टाइम कंज्यूमिंग नो डाउट है। इस क्वेश्चन को करने में 9 मिनट क्या 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट तक लगे होंगे, क्योंकि लिखना तो सारा सारा पड़ेगा अपने को। हालांकि सोचना कुछ नहीं है, आप एक बार मार्किंग कर लो कौन सा खर्चा कहां पे जाना है, अकॉर्डिंगली आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते थे। बट इसके साथ जो 5 नंबर का क्वेश्चन अटैच किया एम्प्लॉय कॉस्ट का, नो डाउट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, जो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता था। स्किल्ड वर्कर हैज असाइन्ड ए वर्क, द रेलिवेंट डेटा इज गिवन एज फॉलोज। टाइम रेट गिवन है 25 रुपए का, अलाउड किया था 9 घंटे, ले लिया 6 घंटे, 3 घंटे सेव हो गया। वर्कर हैज गिवन एन ऑप्शन टू चूज, या तो हाल से प्लान ले ले 50% के हिसाब से, या रोवान ले ले। हमें क्या बताना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग अंडर बोथ द प्लान। अर्निंग बताओ और बताओ कि वर्कर कौन सा प्लान लेगा, क्योंकि जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। हाल से में फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल टाइम है 6 घंटे का, तो 6 इंटू 25 दैट विल बी नॉर्मल वेजेस। टाइम सेव है 3 घंटे का, तो 1.5 घंटा हो जाएगा, 3 का 50% इंटू 25। अर्निंग आ जाएगी एज पर हाल से 187.5। ये अगर आप रोवान में जाते हो तो पहला पार्ट तो सेम ही रहता है। देन टाइम सेव्ड 3 घंटे, अलाउड थे 9, टेकन है 6, रेट है 25, 200 रुपए। सर वेजेस 200 रुपए रोवान में ज्यादा आ रही है, तो ऑफकोर्स वर्कर के लिए जो बेनिफिशियल प्लान है दैट विल बी रोवान। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने सेट ऑफ कर दिया ये जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए और बी था, कि बच्चे को नो डाउट कॉस्ट शीट में टाइम ज्यादा लग सकता है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट का एक छोटा क्वेश्चन दे दो ताकि बच्चा उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके। ये दोनों क्वेश्चन मिला के आप नो डाउट 25 मिनट में आसानी से कर सकते थे, और किया भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर भी अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी गलत होने का कोई मतलब नहीं बनता, और ए में भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होता। तो ये क्वेश्चन का पार्ट ए भी आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। और प्रोडक्शन कंट्रोल वाला पार्ट आपको याद रहा हो कि प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की जो सैलरी होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ एडमिन ओवर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दे दिया आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में से, सिंपल क्वेश्चन था, वेटेज थी इसकी 8 नंबर की, 8 नंबर की। और इसके साथ जो बी पार्ट अटैच किया वो किया 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन अटैच किया, जिसमें आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि इफेक्ट ऑन प्रॉफिट दिखाना था। पहले क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें, दैट इज फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंपल क्वेश्चन करे हुए होते हैं आपने इस तरीके के क्वेश्चन। ए केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड थ्रू 2 प्रोसेसेस, नेमली प्रोसेस एक्स एंड वाई। 2 प्रोसेस है, प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट जनरेटेड बाई प्रोसेस एक्स, एंड द सेमी फिनिश्ड केमिकल कंपाउंड रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स shall be mixed up with further material in process y। सर वो तो हमें पता ही है कि x से x का आउटपुट y का इनपुट बनेगा। The details of cost and other particular for each process are given below। प्रोसेस x और y दोनों में कुछ कुछ मटेरियल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेबर का एक्सपेंस गिवन है, प्रोसेस का प्लान टाइम गिवन है, एक्सपेक्टेड आउटपुट गिवन है 75% ऑफ इनपुट, तो इसका मतलब 25% नॉर्मल लॉस हो गया, और यहाँ पे 80% ऑफ इनपुट है तो 20% नॉर्मल लॉस हो गया। एक्चुअल आउटपुट भी आपके पास गिवन है,
और स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी आपके पास गिवन है। द डिपार्टमेंटल ओवरहेड फॉर द पीरियड वाज 30,000, 30,000 रुपए के आपके ओवरहेड के खर्चे हैं, एंड इज अब्सॉर्ब्ड इन ईच प्रोसेस ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब्सॉर्ब करना है लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। तो अगर आप लेबर कॉस्ट की बात करते हो तो लेबर की कॉस्ट का टोटल है 60,000 और ओवरहेड आपका 30,000। तो वी कैन सिंपली से सर ओवरहेड जो है वो 50% ऑफ लेबर कॉस्ट है। तो यहाँ पे 17,500 आ जाएगा, यहाँ पे 12,500 आ जाएगा। प्रोसेस प्लांट टाइम जो ऊपर गिवन है ये क्या है, रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूटेबल प्लांट रन टाइम विद रेस्पेक्ट टू ईच प्रोसेस, मतलब हर एक प्रोसेस में प्लांट कितनी टाइम चल रहा है वो गिवन है, एंड इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस कॉस्ट। और ये डायरेक्ट कॉस्ट प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट है तो डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर लेना है। Assume no finished stock and work in progress either at the beginning and end of the period। सर नहीं भी लिखा हुआ तो हम कोई assume थोड़ा ना कर लेंगे। और क्वेश्चन की डिमांड भी सिंपल थी, आपको प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, नॉर्मल लॉस अकाउंट और अब नॉर्मल गेन अकाउंट बना के देना था। तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन आपके लिए तैयार है। सबसे पहले हमने बनाया प्रोसेस एक्स अकाउंट, और प्रोसेस एक्स अकाउंट में सबसे पहले हमने मटेरियल लिख लिया 1000 kg एट द रेट ऑफ ₹50 पर kg, 50,000 की कॉस्ट आ गई। लेबर की कॉस्ट कॉपी कर ली 35,000 रुपए, और प्लांट की प्रोसेसिंग कॉस्ट कॉपी कर ली 200 into 60, 12,000। और जैसा कि हमने देखा कि ओवरहेड 30,000 है और लेबर 60,000 है, तो ओवरहेड 50% लिखना है, तो 35,000 का 50% 17,500 रुपए ओवरहेड का खर्चा भी बुक कर दिया। क्वेश्चन ने कहा कि आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो इनपुट का 75% है, मतलब 25% नॉर्मल लॉस होगा। तो 1,000 का 25% 250 kg, और 8 रुपए के हिसाब से हम सेल कर लेंगे तो 2,000 रुपए रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा एक्चुअल में आउटपुट जो मिला वो 700 ही मिला। तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल रही थी क्रेडिट साइड में 50 यूनिट, तो वो आ जाएगा अब नॉर्मल लॉस। अब कॉस्ट पर यूनिट चाहिए आपको। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट जो कि 1,14,500 है, माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू 2000 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 1000 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 250। इसको सॉल्व किया 150 रुपए पर यूनिट आया, जो कि अब नॉर्मल लॉस और आउटपुट पे अप्लाई किया तो ये आपका प्रोसेस अकाउंट मैच हो गया। जो आउटपुट है 700 यूनिट एट द रेट ऑफ 150, 1,05,000, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे प्रोसेस वाई में। प्रोसेस वाई में 2 इनपुट लिखोगे सबसे पहले, और साथ में प्रोसेस वाई में आपने 700 kg मटेरियल और इंट्रोड्यूस कर दिया एट द रेट ऑफ ₹90, तो 63,000 की मटेरियल की और कॉस्ट आ गई। इसके अलावा आप लिखोगे लेबर का खर्चा 25,000 रुपए का, प्रोसेस टाइम आ जाएगा 120 into 80, 9600, और इस 25,000 रुपए का 50% 12,500 रुपए ओवरहेड का खर्चा भी आप लिख दोगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा हमें 80% ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मतलब 20% का नॉर्मल लॉस है। तो इनपुट था आपका 700, 700, 1400, तो 1400 का 20% 280, और स्क्रैप का रेट गिवन है क्वेश्चन में 5 रुपए, तो 1400 आप यहां से रिकवर कर लेते हो। इसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में आउटपुट जो आपको जनरेट हुआ वो हुआ 1150, जिसकी वजह से क्रेडिट साइड में यूनिट हो गई ज्यादा, तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आने की वजह से इट विल बी अब नॉर्मल गेन ऑफ 30 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो, टोटल प्रोसेस कॉस्ट, ये जो मैंने टिक मार्क किए इसका कॉस्ट का टोटल आ गया 2,15,100 माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू 14,000 डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 1400 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट 280। इसको सॉल्व किया ये 190.8 आ गया। अप्लाई किया अब नॉर्मल गेन पे, अप्लाई किया आउटपुट पे, तो अकॉर्डिंगली आपका ये प्रोसेस अकाउंट हो गया मैच। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाओ, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में हमने एंट्री कर दी प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई दोनों की। टू प्रोसेस एक्स यहां से ले आया 250 यूनिट एट द रेट ऑफ 2000, और इसको कैश में बेच दिया, तो बाई कैश रियलाइज हो गया 250 यूनिट से 2,000 रुपए, ये तो कहानी खत्म हो गई। इसके बाद प्रोसेस वाई में बात करें तो ये था 280 एट द रेट ऑफ 1400, बट हुआ क्या इसमें आपको 30 यूनिट का अब नॉर्मल गेन हुआ, मतलब एक्चुअल में यूनिट खराब हुई 250, तो हम कैश में बेच पाएंगे 250 यूनिट एट द रेट ऑफ 1250, बाकी 30 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 नहीं बेच पाए ड्यू टू अब नॉर्मल गेन, तो अब नॉर्मल गेन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब आप अब नॉर्मल गेन अकाउंट बनाओगे तो 2 नॉर्मल लॉस आ जाएगा 30 यूनिट एट द रेट ऑफ 150, और बाई प्रोसेस वाई यहां से एंट्री ले आओगे 30 यूनिट एट द रेट ऑफ 190.85724, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी और अब नॉर्मल गेन ऑफ 5574। सिंपल क्वेश्चन था, वेटेज के हिसाब से वेटेज अच्छी मिल रही थी आपको इस क्वेश्चन की, 8 नंबर की वेटेज मिल रही थी, तो 8 नंबर में बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई इसमें दिक्कत आई होगी बच्चों को।
8 में से 8 नंबर आप यहां पे स्कोर कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था, क्वेश्चन इजी था। SW लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स लेनिन बेड कवर्स, द प्रेजेंट कॉस्ट डेटा आर एज बिलो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट है 200 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट है 200 रुपए पर यूनिट, और सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 16 लाख, सेलिंग प्राइस रहेगा 800 रुपए का, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका 8 लाख रुपए का। तो फिक्स कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो आप कंट्रीब्यूशन 24 लाख रुपए निकाल सकते हो। और अगर आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकते हो। तो सिंपल मैं कहूं तो 16 लाख प्लस 8 लाख 24 लाख रुपए का आपका कंट्रीब्यूशन है टोटल। और पर यूनिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 500 का आपका पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपका 24 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन है, एक यूनिट से 500 है, तो कहीं ना कहीं आप अभी 4800 यूनिट बनाकर बेच रहे होंगे। कैलकुलेशन दिखाऊंगा अभी। द मैनेजमेंट कुड सेंस a stage of stagnation or deterioration in future sales with the new entrant RK Enterprises. The SW Limited has approached to one marketing consulting firm for the study of cost volume profit analysis, CVP analysis, and the firm suggested 3 alternatives to fuel the sales growth by tinkering with the selling price. मतलब selling price को कम करके सेल बढ़ाना चाह रहे, क्या चाह रहे हैं, सेलिंग प्राइस को कम करना चाह रहे हैं, या तो 10% से, या 12.5% से, या 15% से। अगर आप 10% से सेलिंग प्राइस को कम करोगे तो आपकी जो यूनिट सेल है वो 15% से बढ़ जाएगी। 12.5% से सेलिंग प्राइस कम करोगे तो 20% सेल बढ़ जाएगी यूनिट टर्म में, और 15% अगर सेलिंग प्राइस कम करोगे तो यूनिट टर्म में ये 25% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन की डिमांड सिंपल सी ही है, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट अंडर ईच ऑल्टरनेटिव एंड रिकमेंड करना है कि कौन सा ऑप्शन आप अडॉप्ट करोगे जिसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया 4 कॉलम में, 4 कॉलम सर, 3 तो ऑल्टरनेटिव है, एक प्रेजेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, पर्टिकुलर्स प्रेजेंट, ऑल्टरनेटिव 1, 2 एंड 3। सबसे पहले तो सेलिंग प्राइस की बात करी मैंने। क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस प्रेजेंटली 800 रुपए बताया, और बोला हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान है कि या तो हम इसको 10% कम कर दें, 10% कम करोगे 800 को तो 720 हो जाएगा, या फिर हम इसको 12.5% कम कर दें, अगर 800 को 12.5% से कम करोगे इट विल बी 700, या फिर हम इसको 15% से कम कर दें, 800 को अगर 15% से कम करोगे तो इट विल बी 680। माइनस वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बताया आपको पर यूनिट बेसिस पे। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 100 रुपए है, तो 300 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, 300 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अकॉर्डिंगली आप इजीली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर पा रहे। अब आपको प्रेजेंट में नंबर ऑफ यूनिट्स पता करनी थी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने पता कर ली कुछ इस तरीके से कि सर जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 16/24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने अभी अभी निकाला है प्रेजेंटली 500 रुपए। तो नंबर ऑफ यूनिट 4800 है फिलहाल, फिलहाल जो नंबर ऑफ यूनिट है वो कितनी है, 4800 है। और क्वेश्चन का कहना है ऑल्टरनेटिव 1 में आपकी ये 15% से सेल बढ़ जाएगी, तो मैंने 4800 को 15% से बढ़ा दिया। ऑल्टरनेटिव 2 में आपकी सेल्स जो है वो 20% से बढ़ जाएगी, तो मैंने 4800 को 20% से बढ़ा दिया। और ऑल्टरनेटिव 3 में ये 25% से बढ़ जाएगा, तो मैंने 4800 को 25% से बढ़ा दिया। बस ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। सर फिक्स्ड कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटलिटी में सेम ही रहेगी, 16 लाख रुपए, लिखूं ना लिखूं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट यही है कि हर एक ऑल्टरनेटिव में आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। ऑल्टरनेटिव 1 में बात करोगे तो 24 लाख माइनस 23,18,000 सर 82,000 से कम हो गया। ऑल्टरनेटिव 2 में वो 96,000 से कम हो गया, और ऑल्टरनेटिव 3 में वो 1,20,000 से कम हो गया। तो वैसे तो बात करें तो प्रेजेंट में ही जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि प्रेजेंटली ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी किसी ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करना है तो उस सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव 1 अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी को नुकसान जो होगा वो कम से कम देखने को मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन था, वेटेज के हिसाब से काफी इजी था। 6 नंबर के लिए 6 मिनट में आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप बढ़ते हो, तो अगेन इसमें भी 2 नहीं 3 पार्ट, आई थिंक 2 पार्ट किए गए, 2 पार्ट किए गए इसमें। पहला जो पार्ट था वो है सर्विस कॉस्टिंग में से 8 नंबर का ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन हर बार आप देखते हो।
और तो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जॉब कॉस्टिंग में से गिवन है, जॉब कॉस्टिंग में से गिवन है 6 नंबर की वेटेज का। पहले क्वेश्चन नंबर 4A की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, सिमिलर क्वेश्चन आपने अपनी क्लासेस में करा हुआ है। XYZ ट्रांसपोर्ट इज रनिंग ए बस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B विच आर 25 किलोमीटर अपार्ट। सर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। द बस विल मेक 4 राउंड ट्रिप एवरी डे, डेली बेसिस पे 4 राउंड ट्रिप लगा लेते हैं ये। कैरिंग ऑन एन एवरेज 30 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में 30 पैसेंजर्स होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है, बट ये पीडीएफ इसी तरीके से आया है मेरे पास। द बस कॉस्ट द कंपनी ए सम ऑफ रुपी 5 लाख, 5 लाख रुपए की ये बस है। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 2% पर एनम, इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा 2%। एंड द एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू 2000, पूरे साल का टैक्स है 2000 रुपए का। गैरेज का रेंट है 500 रुपए पर मंथ। एनुअल रिपेयर जो है वो है 8000 रुपए की, और बस की जो लाइफ रहेगी वो 5 साल की रहेगी। ड्राइवर को जो सैलरी पे करनी है आपने वो 15,000 रुपए पर मंथ पे करनी है। कंडक्टर को आपने 12,000 रुपए पर मंथ पे करने, साथ में टेकिंग्स का मतलब जो टोटल रेवेन्यू होगा उसका 10% कमीशन देना है, जो कि दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे, मतलब 5-5% भी आप बोल सकते हो। स्टेशनरी कॉस्ट आएगी 800 रुपए पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी है 35,000 रुपए पर मंथ। पेट्रोल एंड ऑयल का खर्चा रहेगा 1000 रुपए 100 किलोमीटर के पीछे। 15% प्रॉफिट चाहिए, वो भी टोटल रेवेन्यू का। डेप्रिशिएशन एसएलएम बेसिस पे चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फॉर पर पैसेंजर किलोमीटर। सर पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपको बस फेयर बताना है। एंड द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 25 दिन। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको सर्विस कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, जो 3 पार्ट्स में बनाई जाती है, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस। तो सर मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना दी है, स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस। स्टार्टिंग से अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो ईयरली भी कर सकते हो। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है सर, आना जाना करेंगे तो 25 इंटू 2, 4 राउंड है तो मल्टीप्लाई बाई 4, और 25 दिन की वर्किंग है तो मल्टीप्लाई बाई 25। नंबर ऑफ किलोमीटर्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए हैं। सबसे पहले ये रहे, ये रहे 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, आना जाना मल्टीप्लाई बाई 2, 4 राउंड और 25 दिन, 5000 किलोमीटर है, और 30 पैसेंजर होते हैं तो 1,50,000 पैसेंजर किलोमीटर आ गए। ठीक है, आ जाओ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। आगे क्वेश्चन है का बस की कॉस्ट 5 लाख रुपए की है और इंश्योरेंस का खर्चा है 2% पर एनम। तो सर 5 लाख का 2%, लेकिन ये पर एनम आएगा तो डिवाइड बाई 12 भी कर दिए मैंने। तो 5 लाख का 2% डिवाइड बाई 12, इट विल बी 833 पर मंथ इंश्योरेंस का खर्चा आ गया। एनुअल टैक्स है 2000, तो 2000 को भी डिवाइड कर दिया 12 से, ताकि वो मंथली टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल बी 167। गैरेज का रेंट तो 500 रुपए पर मंथ ही गिवन है, एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे 500 रुपए का। इसके अलावा एनुअल रिपेयर है 8000 रुपए की। रिपेयर का जो खर्चा है वो स्पेसिफिकली मेंटेनेंस में जाता है, तो 8000 डिवाइड बाई 12 कर दो, क्योंकि एनुअल रिपेयर गिवन है, अपने को मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, तो ये 667 आ जाएगा। इसके बाद अगर और आगे हम बढ़ते हैं तो सर ड्राइवर की सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ कॉपी हो जाएगा, और कंडक्टर की सैलरी 12,000 रुपए पर मंथ कॉपी हो जाएगा। कमीशन तो बाद में लिखेंगे। और स्टेशनरी 800 रुपए पर मंथ कॉपी हो जाएगा, और मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ कॉपी हो जाएगी। तो ड्राइवर का खर्चा, कंडक्टर का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, कंडक्टर का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा और मैनेजर कम अकाउंटेंट का खर्चा, ये हो गया कॉपी। साथ में डेप्रिशिएशन की बात कर ले तो 5 साल इसकी लाइफ है, तो 5 लाख डिवाइड बाई 5, 1 लाख रुपए पूरे साल का डेप्रिशिएशन बनता है। डिवाइडेड बाई 12 कर ले तो एक महीने का डेप्रिशिएशन आ जाएगा, जो कि 8,333 आपका आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन का पेट्रोल एंड ऑयल का खर्चा है 1000 रुपए 100 किलोमीटर के लिए। आप चला रहे हो 5000 किलोमीटर, तो 1000 है 100 के लिए, तो 5000 के लिए इट विल बी 5000 के लिए इट विल बी 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज रनिंग चार्जेस का पार्ट होगा। सर बस यही खर्चे गिवन है, बाकी तो प्रॉफिट लेना है। तो मैंने क्या किया, रनिंग, स्टैंडिंग और मेंटेनेंस को एक्सक्लूडिंग कमीशन यहाँ पे ऐड कर दिया, 1,23,300 आया। अब इसमें एक तो कमीशन आना है, एक प्रॉफिट आना है, तो हम टोटल टेकिंग पे पहुंच जाएंगे। कमीशन कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है 15, मतलब कमीशन और प्रॉफिट मिला के 25% है टेकिंग का। तो इट मींस ये जो कॉस्ट है 75% इंडिकेट करती है। तो 1,23,300 अगर 75 पे है
तो टोटल टेकिंग होगी 164,400। इसका 15% मैंने कमीशन लिख दिया 24,660, 15% प्रॉफिट लिख दिया। 10% कमीशन है तो मैंने क्या किया, इक्वली शेयर करने के लिए 5-5% कमीशन लिख दिया। इसका मतलब हमें 1,64,400 का टोटल फेयर रिकवर करना है फ्रॉम 1,50,000 पैसेंजर किलोमीटर से। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आएगा 1.096। इजीएस्ट क्वेश्चन, पता नहीं कितने ही इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो, मेरे हिसाब से इसमें मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं बनता है। और इसके साथ जो बी पार्ट अटैच था, दैट इज फ्रॉम जॉब कॉस्टिंग टॉपिक, LMN Foods is a manufacturer of organic snacks. For the year ending 2023, the company compiled the following financial data. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया, मटेरियल परचेज दिया, लेबर कॉस्ट दी, प्रोडक्शन ओवरहेड दी और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी बताए। अगले साल 2024 में LMN Foods accepted a request for a bulk supply of their best selling snacks and the estimated cost for fulfilling this order are as follows. ये जो बल्क ऑर्डर आया है इसमें मटेरियल का खर्चा होगा 3 लाख, लेबर की कॉस्ट होगी 1,50,000, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग से 49,400। LMN Food allocate production overhead based on direct labor cost और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा। कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन ओवरहेड लेबर की कॉस्ट के बेसिस पे और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे चार्ज करती है, वो भी प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पे। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड तो यही है, कैलकुलेट करके बताओ ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर 2023 बेस्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल का मैंने क्या किया, यहाँ पे पिछले साल का कॉस्ट शीट बना दी, थोड़ी सी पिछले साल की कॉस्ट शीट बना दी थोड़ी सी, ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर सको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2 लाख प्लस परचेजेज 12 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,50,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 11,50,000, ऐड कर दिया लेबर कॉस्ट 5 लाख रुपए, प्राइम कॉस्ट आ गई 16,50,000, ऐड कर दिया प्रोडक्शन ओवरहेड 2.5 लाख रुपए का, तो हम पहुंच गए अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। बस हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही चाहिए थी, इसके आगे की जरूरत थी नहीं, तो मैंने कैलकुलेशन भी नहीं करी, 19 लाख रुपए। क्वेश्चन ने कहा है कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो लेबर कॉस्ट के बेसिस पे होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, सर प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 2.5 लाख, कब, जब लेबर की कॉस्ट है 5 लाख, तो वी कैन से प्रोडक्शन ओवरहेड 50% लेबर कॉस्ट का है। सिमिलरली मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है क्वेश्चन में, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है वो है 1,52,000, कब, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 19 लाख की, तो ये इंडिकेट कर रहा है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द बल्क ऑर्डर एंड डिटरमाइन द सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन द सेल अमाउंट। सेल्स का 20% प्रॉफिट चाहिए, ये जो बल्क ऑर्डर है इसकी कॉस्ट शीट बना दो। तो ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 3 लाख आ जाएगी, लेबर की कॉस्ट 1.5 लाख आ जाएगी, 4.5 लाख रुपए आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी सबसे पहले तो। इसके बाद आप प्रोडक्शन ओवरहेड लिखोगे, जो कि लेबर का 50% लिखना है, तो 1,50,000 का 50% 75,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 525। और जो मार्केटिंग का खर्चा है वो आपको लिखना है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 5,25,000 का 8% 42,000। और अलग से क्वेश्चन ने आपको पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बताया 49,400, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी 6,16,400 रुपए की। और क्वेश्चन ने कहा हमें सेल्स का 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इट मींस कॉस्ट विल इंडिकेट 80% ऑफ द सेल, तो 6,16,400 विल इंडिकेट 80%, तो टोटल सेल आ जाएगी 7,705,000, तो बैलेंसिंग फिगर में आपको आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा 154,100। सिंपल क्वेश्चन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग ही बोलूंगा मैं तो, क्योंकि एक ऑर्डर की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी आप कॉस्ट शीट के बेसिस पे भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के किए गए 3 पार्ट। पार्ट ए में आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 6 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया। पार्ट बी में आपको 4 नंबर का इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का क्वेश्चन दिया गया। और पार्ट सी में आपको 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन दिया गया मटेरियल कॉस्टिंग में से।
जिसको थ्योरी भी बोल सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिकल बेस भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे काफी ज्यादा इजी दिया गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 6 नंबर का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ए कंपनी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड करिए आपने 7000, स्टैंडर्ड लेबर का रेट गिवन है 9 रुपए, एक्चुअल में आपने वर्किंग करी 17,820 आवर्स, लेबर एफिशिएंसी है 106.8% और लेबर रेट वेरिएंस है 71280 एडवर्स। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी एक्चुअल लेबर रेट बताओ। अगर आपके पास लेबर रेट वेरिएंस गिवन ही है तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट जो कि क्वेश्चन में गिवन है, माइनस एक्चुअल रेट जो आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स सर क्वेश्चन में गिवन है। तो लेबर रेट वेरिएंस की हेल्प से आप इजीली यहाँ पे एक्चुअल लेबर रेट पर आवर कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्यूशन आपके सामने है। लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर रेट वेरिएंस आपके पास एडवर्स गिवन है 71280 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है 9, एक्चुअल रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो मैंने x लिख दिया, एक्चुअल आवर क्वेश्चन में गिवन है 17820, इसको सॉल्व किया आपको पहले पॉइंट का आंसर मिल गया, 13 रुपए आपका एक्चुअल रेट पर आवर कैलकुलेट होकर आ रहा है। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है स्टैंडर्ड आवर्स बताओ 7000 यूनिट्स के लिए। तो इसके लिए आपके पास लेबर एफिशिएंसी गिवन है, क्योंकि लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो सेकंड पॉइंट भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबर एफिशिएंसी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में एक्चुअल आवर्स इनटू 100। एफिशिएंसी गिवन है 106.8 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में गिवन है 17820 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व किया तो स्टैंडर्ड आवर्स आ गए 19,031.76, जिसको आप राउंड ऑफ में 19,032 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो थी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किए, एक्चुअल आवर्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आवर्स आपने अभी नहीं भी निकाले, एक्चुअल आवर क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया 10,906 फेवरेबल। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन है का स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताओ। तो देखो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो होता है लेबर रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस क्वेश्चन में गिवन है 71,280 एडवर्स, एफिशिएंसी वेरिएंस आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 10,906 फेवरेबल, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 60374 एडवर्स। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहां से मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में निकालना चाहता हूं तो पहले टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लेता हूं, माइनस एक्चुअल कॉस्ट की मैं बात करूं तो एक्चुअल आवर्स भी गिवन थे, एक्चुअल रेट भी गिवन था, तो मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट निकालती। इससे आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चली 171,286, 7000 यूनिट की ये कॉस्ट है तो एक यूनिट की कॉस्ट होगी 24.47 पर यूनिट। और एक्चुअल लेबर कॉस्ट आप कुछ ज्यादा इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि आपको एक्चुअल कॉस्ट पता है 17,820 इंटू 13, बस उसको डिवाइड करना है 7000 यूनिट से, तो इट विल बी 33.09 पर यूनिट। तो 6 नंबर के लिए तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से यहां पे दिया गया। बी जो पार्ट था सर इंटीग्रेटेड अकाउंट का, केवल और केवल जनरल एंट्री ही आपको करके देनी थी, जिसमें वेजेस पेड है 2 लाख रुपए, तो वेजेस पेड की एंट्री करोगे तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे 2 लाख रुपए से। तो सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं टाइम लगाकर। सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 20% इनडायरेक्ट है, मतलब 80% डायरेक्ट है, तो 2 लाख का 80% 1,60,000 डब्ल्यूआईपी में चला जाएगा, 20% जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड नाम लिखा हुआ है, टू वेजेस कंट्रोल। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड। सर सिंपल एंट्री सेलिंग एंड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 रुपए से आप एंट्री कर दोगे, कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी नॉर्मल है। सर नॉर्मल जो होता है वो तो हम कस्टमर से इनडायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर कंट्रोल अकाउंट 80,000 विल बी द अमाउंट। और फाइनली था अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड का, तो सर कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 रुपए अंडर अब्जॉर्प्शन की एंट्री हो जाएगी। तो ये भी काफी इजी आपको एक 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिला, क्योंकि 4 एंट्रीज थी तो 4
ट्रांजैक्शन 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट था वो आपको दे दिया गया थ्योरी। बोला एक तो डिफाइन करो स्पॉइल्ड वर्क को और डिफाइन करो डिफेक्टिव वर्क को। तो थ्योरी क्वेश्चन है तो इसके सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। आप एक बार रीड करके देख लेना कि सर स्पॉइलेज की डेफिनेशन ये है और डिफेक्टिव की डेफिनेशन ये है। ट्रीटमेंट देख लो एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव वर्क इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो देखो हम सबने पढ़ा हुआ है कि कॉस्टिंग में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, नॉर्मल शुड बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर एंड अब नॉर्मल शुड बी चार्ज टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वेयर ए percentage of defective work is allowed in a particular batch as it cannot be avoided। सर जो अवॉइड नहीं किया जा सकता वो नॉर्मल है और नॉर्मल है तो आप उसको कस्टमर से रिकवर कर लोगे। तो नॉर्मल है आप मटेरियल की कॉस्ट जो गुड यूनिट होगी मटेरियल की उसी में मटेरियल की कॉस्ट को इन्फ्लेट करके कस्टमर से रिकवर कर लोगे। सेकंड पॉइंट कहता है अगर डिफेक्ट जो है वो ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप हो, सर बुरे तरीके से वर्कर काम करेगा उसकी वजह से डिफेक्ट है तो वो अब नॉर्मल ही है जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। और तीसरा पॉइंट कहता है अगर डिफेक्ट जो है वो ड्यू टू द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रॉन्गली एक्सेप्टिंग इनकमिंग मटेरियल ऑफ पुअर क्वालिटी है तो ये भी अब नॉर्मल ही होता है एंड शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया जा सकता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्योर थ्योरी क्वेश्चन होता है जो कि हमें पता है हर बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन फॉर्म किया इंस्टीट्यूट ने। पार्ट ए था, सिंपल था, explain the steps involved in the procedure for reconciliation of cost and financial account, cost और financial account के reconciliation की process and also explain the circumstances where reconciliation statement can be avoided। theory question था 3+2 नंबर का, आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप एक बार इसको रीड करके जरूर देख सकते। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट था, सर इसको थ्योरी कहें कि प्रैक्टिकल कहें कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि कॉस्ट यूनिट आपसे यहां पे पूछ ली गई, कॉस्ट यूनिट आपसे यहां पे पूछ ली गई। सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी तैयार है कि सर ऑयल सेक्टर जो है उसमें कॉस्ट यूनिट या तो बैरल चलती है या टन चलता है या लीटर चलता है। प्रोफेशनल सर्विसेज में चार्जेबल आवर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट चलता है। एजुकेशन में कोर्स स्टूडेंट कितने एनरोल हुए वो चलता है। ब्रिक मेकिंग में 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंगली चलता है। इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेसिस पे चलता है। इलेक्ट्रिसिटी में किलोवाट आवर्स होता ही है, हम सबको पता है। होटल के केस में रूम डेज चलते हैं, कैटरिंग के केस में पर मील चलता है। कोल माइनिंग में पर टन चलता है, ब्रीविंग में बैरल चलता है और हॉस्पिटल में पेशेंट डेज के बेसिस पे कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद जो सी पार्ट था उसमें भी इंटरनल चॉइस दे दी, बोला या तो ये वाला कर दो या ये वाला कर दो। सी पार्ट था एक्सप्लेन द मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कंट्रोल करने की मेथड्स आपको यहाँ पे बतानी थी। सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे दे दिया है, कंपैरिजन विद पास्ट परफॉर्मेंस, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक बार आप इसको रीड जरूर करके देख सकते हो। और जो इसका ऑप्शन में था सी वो ज्यादा बेटर था मेरे हिसाब से। इन्होंने कहा सजेस्ट एनी वन बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। सर रीअपॉर्चनमेंट जब हम करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट का ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उसका बेसिस आपको यहाँ पे बताना था। इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे रेडी कर रखा है। सर प्लानिंग एंड प्रोसेस को लेबर आवर्स के बेसिस पे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्रेन आवर्स के बेसिस पे, पर्सनल डिपार्टमेंट को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे, फायर प्रोटेक्शन को कैपिटल वैल्यूज के बेसिस पे, पावर हाउस या इलेक्ट्रिक लाइट कॉस्ट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स के बेसिस पे, कंप्यूटर सेक्शन को कंप्यूटर आवर्स के बेसिस पे, कैंटीन एंड वेलफेयर है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे, एंड हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी है तो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे रीअपॉर्चनमेंट आप करते हो। तो ये था आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीए इंटर का पेपर जो कि जनवरी 2025 में पूछा गया। पेपर इजी था क्योंकि आप देखोगे कि किसी भी क्वेश्चन में कोई ट्रिकी पॉइंट है ही नहीं जो आपको परेशान करे। आप क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दो, थ्योरी को। एमसीक्यू तो अटेम्प्ट करनी ही है, पहला पार्ट जो है। पार्ट बी में सेक्शन 2 में अगर बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट करो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की वहां पे कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर आपने स्ट्रेटेजिकली स्टडी करी है तो। स्ट्रेटेजिकली अगर आपने हमारे साथ स्टडी की है तो मुझे नहीं लगता कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में आपके 60 से कम मार्क्स आने चाहिए, और 60 भी कम ही है। मतलब ये पेपर ऐसा है जिसमें 80+ स्कोर किया जा सकता है।
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके सामने ये जो सॉल्यूशन है, अगर आपको ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसके पीडीएफ की डिमांड हमसे कर सकते हो, आपको पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाएगा, या जो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे भी डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब भी पेपर होगा, मतलब जब भी इन द सेंस 1-2 दिन में पेपर होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमने काफी अर्लीस्ट पॉइंट पे तैयार कर लिए हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।